किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध ढाबा था जिसका नाम था नरेश ढाबा। यह ढाबा गांव के मुख्य चौराहे पर स्थित था और दूर दूर से लोग यहाँ खाना खाने आते थे। इस ढाबे का मालिक था नरेश, जो बहुत ही लालची था। नरेश का सपना था कि वह बहुत अमीर बने और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। गांव के लोग उसकी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन आसपास और कोई बढ़िया खाने की जगह न होने के कारण वे मजबूरी में वहीं खाना खाते थे। नरेश की लालच की कोई सीमा नहीं थी। वह हर संभव तरीके से ज्यादा पैसे कमाना चाहता था, भले ही उसके ग्राहकों को नुकसान हो। उसकी कुछ प्रमुख लालची हरकतें इस प्रकार थीं। नरेश हमेशा सस्ती और निम्न गुणवत्ता वाली चीजों का उपयोग करता था। वह खाने के तेल को बार बार इस्तेमाल करता, जिससे खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता। सब्जियां और मसाले भी सबसे सस्ते और पुराने होते थे, जिससे भोजन का स्वाद भी खराब हो जाता था। नरेश हर रात का बचा खाना फेंकने के बजाय अगले दिन फिर से गर्म करके बेचता था। कभी कभी वह कई दिनों पुराना खाना भी ग्राहकों को परोस देता था। अगर कोई ग्राहक खाने की ताजगी पर सवाल करता, तो वह गुस्सा होकर कहता कि हमारे ढाबे का खाना सबसे अच्छा है, जो नहीं पसंद उसे कहीं और जाना है। नरेश खाने की कीमतें बहुत ज्यादा रखता और ग्राहकों से बिना वजह के अतिरिक्त पैसे लेता। यदि कोई ग्राहक खाने का बिल पूछता, तो वह उसमें कई छुपे हुए चार्ज जोड़ देता, जैसे कि साफ सफाई शुल्क, विशेष सेवा शुल्क आदि। इससे ग्राहकों को बहुत गुस्सा आता, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाते। नरेश खाने की मात्रा भी बहुत कम रखता था। यदि कोई ग्राहक सब्जी या दाल की अतिरिक्त कटोरी मांगता, तो वह तुरंत पैसे मांग लेता। यहाँ तक कि रोटी और चावल भी बहुत कम परोसता था, और जब कोई शिकायत करता, तो बहाने बना देता कि महंगाई बहुत बढ़ गई है भाई। जहाँ दूसरे ढाबों में पानी मुफ्त दिया जाता था, वहीं नरेश पानी के भी पैसे लेता था। वह ग्राहकों को बोतल बंद पानी खरीदने के लिए मजबूर करता था, और यदि कोई साधारण पानी मांगता, तो उसे बहुत गंदे गिलास में पानी देता, जिससे लोग मजबूर होकर बोतल खरीद लेते। नरेश पैसे बचाने के लिए बर्तनों की सफाई अच्छे से नहीं करवाता था। उसके ढाबे के बर्तन अक्सर गंदे रहते थे, और कई बार लोगों को खाने में जले हुए टुकड़े या अजीब स्वाद मिलता था। नरेश जानबूझकर खाने में अधिक मिर्च, मसाले और तेल डालता था, ताकि लोग जल्दी जल्दी पानी और कोल्ड ड्रिंक्स खरीदें और उसकी बिक्री बढ़े। नरेश अपने ढाबे के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगवाता था, जिन पर लिखा होता था, शुद्ध और ताजा भोजन का राजा, नरेश ढाबा। लेकिन हकीकत में उसके ढाबे का खाना बिल्कुल विपरीत था। जो लोग पहली बार आते थे, वे धोखा खा जाते और बाद में पछताते। गांव में कुछ समझदार और होशियार बच्चे रहते थे, जिनमें राजू, मनीष, पायल और सोनू मुख्य थे। ये सभी नरेश की धोखाधड़ी को अच्छी तरह समझते थे और इससे परेशान भी थे। उन्होंने मिलकर नरेश की सच्चाई सबके सामने लाने की एक योजना बनाई। बच्चों ने सबसे पहले गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और उनसे गांव में हो रही इस समस्या के बारे में चर्चा की। गांव के बुजुर्गों ने भी नरेश की धोखाधड़ी को गलत बताया, लेकिन उसके खिलाफ कुछ करने से कतराते थे। बच्चों ने ठान लिया कि वे नरेश की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेंगे। बच्चों ने एक जादुई बर्तन की कहानी फैलाई, जो खाने की शुद्धता को परख सकता था। वे यह झूठी अफवाह फैलाने में सफल रहे कि अगर कोई खराब खाना इस बर्तन में डालेगा, तो वह काला हो जाएगा और उसमें से दुर्गंध आने लगेगी। ये बात पूरे गांव में फैल गई। इसके बाद बच्चों ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और नरेश के ढाबे पर पहुंच गए। उन्होंने वहां जाकर ढाबे के खाने को इस बर्तन में डालने का नाटक किया। इसी बीच एक बच्चा चुपके से पुराने खराब खाने को उस बर्तन में डाल देता और वह बदबू देने लगता। यह देखकर सभी गांव वाले दंग रह गए और समझ गए कि नरेश घटिया खाना बेच रहा था। बच्चों ने कुछ ग्राहकों से भी पूछताछ की, जिन्होंने बताया कि वे भी कई बार खाने में अजीब स्वाद और गंदगी देख चुके थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, इस ढाबे में खाना खाते ही मुझे पेट दर्द हो गया था। गांव के लोगों ने नरेश का घेराव किया और उससे जवाब मांगा। पहले तो नरेश ने बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब गांव वालों ने उसे घेर लिया, तो वह डर गया और सच्चाई कबूल कर ली।
गांव के लोगों ने नरेश का ढाबा बंद करवाने की धमकी दी। नरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी, लेकिन गांव वालों ने तय किया कि उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने उसे गांव के मंदिर में बुलाया और सबके सामने उसके झूठ और धोखाधड़ी का खुलासा किया। गांव के बुजुर्गों ने नरेश को सजा के तौर पर 1 महीने तक गांव के हर घर में जाकर माफी मांगने और मुफ्त भोजन देने का आदेश दिया। नरेश ने भारी मन से यह स्वीकार किया। धीरे धीरे जब उसने ईमानदारी से काम करना शुरू किया तो गांव वालों ने भी उसे माफ कर दिया। उसने अपने ढाबे में स्वच्छता बनाए रखी, खाने की गुणवत्ता सुधारी, उचित दाम रखे और कभी किसी को धोखा नहीं दिया। कुछ सालों बाद नरेश का ढाबा पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया और अब लोग वहां सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि शुद्ध और स्वच्छ भोजन के लिए भी आते थे। जो व्यक्ति केवल अधिक पैसे कमाने की लालसा में गलत रास्ता अपनाता है, वह अंततः अपनी साख और सम्मान खो देता है। नरेश की कहानी हमें यही सिखाती है कि लालच से प्राप्त किया गया धन स्थायी नहीं होता, बल्कि ईमानदारी से अर्जित किया गया विश्वास और सम्मान ही असली संपत्ति है। लालच हमें तात्कालिक लाभ तो दे सकता है, लेकिन अंततः यह हमारे नैतिक मूल्यों और समाज में हमारी प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। यह कहानी हमें यह समझाती है कि सही मार्ग पर चलने में ही असली सफलता और संतोष है। यदि हम दूसरों के हित में कार्य करेंगे और सच्चाई व ईमानदारी को अपनाएंगे तो अंततः हमें भी समृद्धि और सम्मान प्राप्त होगा। सही रास्ते पर चलकर ही हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे मेरे दोस्तों तो लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। और भी अच्छी अच्छी मजेदार कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल मोमदर्द हिंदी को सब्सक्राइब करें। गर्म हवाओं में मोहन की कहानी गर्मियों की तेज लू गांव की गलियों में घूम रही थी। मिट्टी की तपिश मानो हवा में घुली हुई थी। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां धूप की तपिश से जमीन चटक रही थी, कुएं सूख चुके थे और लोग छांव की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। इसी गांव में रहता था मोहन, एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी लड़का। मोहन के 2 घनिष्ठ मित्र थे, रवि और सुरेश। रवि विज्ञान में रुचि रखता था, नई चीजें खोजने और समझने का शौक था उसे। दूसरी ओर सुरेश शारीरिक रूप से मजबूत और निडर था, जो किसी भी कठिनाई से लड़ने को तैयार रहता था। तीनों मित्रों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। गांव में पानी की भारी समस्या थी, खेती बर्बाद हो रही थी, पशु पक्षी तक प्यासी अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे। गर्मी ने गांव के लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी थी। गांव के बड़े किसान अपने निजी साधनों से पानी का बंदोबस्त कर लेते थे, लेकिन गरीब किसान और मजदूर परिवारों को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। हालात इतने खराब हो चुके थे कि लोग पलायन करने पर मजबूर हो रहे थे। कई परिवार गांव छोड़कर शहरों में काम की तलाश में जा रहे थे। मोहन, रवि और सुरेश इस संकट को देखकर चिंतित थे। वे अपने गांव की स्थिति बदलना चाहते थे। मोहन की मां हर सुबह लंबी दूरी तय करके पानी लाने जाती थी, जिससे मोहन का हृदय दुख से भर जाता था। मोहन का सपना था कि उसके गांव में भी खुशहाली आए, खेती फिर से लहलहाए और किसी को पानी के लिए भटकना न पड़े। रवि ने इस समस्या का वैज्ञानिक हल निकालने की सोची। उसने वर्षा जल संचयन, जल पुनर्भरण और भूजल संरक्षण के बारे में किताबों और पुराने दस्तावेजों से जानकारी जुटाई। वहीं सुरेश ने गांव के युवाओं को एकजुट करना शुरू किया ताकि इस योजना को जमीन पर उतारा जा सके। तीनों मित्रों ने गांव में घूम घूम कर लोगों से बात करनी शुरू की, उन्हें जल संकट और उसके समाधान के बारे में समझाया। लेकिन गांव के कुछ बड़े लोग उनकी बातों को हल्के में ले रहे थे। कुछ ने उन्हें यह कहकर हतोत्साहित किया कि यह सब सरकारी काम है, वे इसमें कुछ नहीं कर सकते। तीनों मित्रों ने मिलकर गांव में एक नया कुआं खुदवाने और वर्षा जल संचयन की योजना बनाई। उन्होंने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्गों और बड़े लोगों ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ लोगों ने इसे बच्चों की नादानी कहकर टाल दिया,
जबकि कुछ ने यह कहकर निराश किया कि यह असंभव है। लेकिन मोहन और उसके दोस्त हार मानने वालों में से नहीं थे। रवि ने वर्षा जल संचयन पर अध्ययन किया और एक योजना बनाई, जिसे पूरा करने के लिए वे गांव के कुछ युवाओं को भी साथ ले आए। सुरेश ने गांव के बाहरी इलाके में खुदाई शुरू करवाई ताकि वहां एक कृत्रिम तालाब बनाया जा सके। वे सभी गांव में पड़े पुराने कुओं और तालाबों की सफाई करने लगे। धीरे धीरे उनके प्रयासों का असर होने लगा। कुछ ग्रामीणों ने भी उनकी मदद करनी शुरू कर दी। गांव की महिलाएं, जो पानी की समस्या से सबसे अधिक प्रभावित थीं, उनके समर्थन में आ गईं। अब मोहन, रवि और सुरेश के पास एक छोटी सी टीम बन चुकी थी। गांव में बदलाव लाने की राह आसान नहीं थी। जब वे कुआं खुदवाने लगे तो गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने उनका विरोध किया। बड़े किसान नहीं चाहते थे कि पानी की यह समस्या हल हो, क्योंकि वे अपनी निजी टंकियों से पानी बेचकर पैसा कमा रहे थे। उन्होंने गांव के लोगों को बरगलाने की कोशिश की कि यह सब व्यर्थ प्रयास है। एक दिन जब मोहन, रवि और सुरेश अपने कार्य में लगे थे, कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके बनाए जल संचयन स्थल को नष्ट करने की कोशिश की। सुरेश ने बहादुरी दिखाते हुए उन लोगों को रोका, लेकिन इस झगड़े में उसे चोटें भी आईं। गांव में यह मामला बढ़ गया और पंचायत बुलाई गई। पंचायत में मोहन और रवि ने अपनी योजना को विस्तार से समझाया। उन्होंने वर्षा जल संचयन के लाभों और भूजल स्तर को पुनः बढ़ाने के तरीकों को बताया। गांव के कुछ समझदार बुजुर्गों ने उनकी बातों का समर्थन किया, जिससे बाकी लोगों का मन भी बदला। अब गांव के लोग इस बदलाव का हिस्सा बनने को तैयार हो गए। लगातार मेहनत और संघर्ष के बाद उनकी योजना सफल हुई। बारिश आई और उनके बनाए जल संचयन तंत्र ने पानी को सहेज लिया। गांव में पहली बार गर्मी के मौसम में भी पर्याप्त पानी उपलब्ध था। उनकी इस मेहनत को देखकर गांव वाले प्रभावित हुए और उन्हें पूरा सहयोग देने लगे। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। गांव के किसान अब जल संचयन के तरीकों को अपनाने लगे, जिससे खेती में सुधार हुआ। लोगों को अब पानी के लिए पलायन नहीं करना पड़ रहा था। मोहन, रवि और सुरेश की मेहनत रंग लाई। सरकार ने भी उनकी इस पहल पर ध्यान दिया और गांव में पानी की व्यवस्था को सुधारने के लिए एक नई योजना लागू की। मोहन, रवि और सुरेश की इस उपलब्धि को सम्मानित किया गया। अब उनका गांव एक मिसाल बन चुका था। जल्द ही इस बदलाव की कहानी अन्य गांवों तक भी पहुंची। कई गांवों ने उनसे प्रेरणा लेकर अपनी जल संकट की समस्याओं को हल करने के लिए सामूहिक प्रयास किए। अब यह गांव केवल अपनी सफलता की वजह से ही नहीं, बल्कि अपने साहस और मेहनत की कहानी के लिए भी जाना जाता है। यह कहानी साबित करती है कि यदि संकल्प मजबूत हो तो कोई भी कठिनाई रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकती। 3 मित्रों की मेहनत ने यह दिखा दिया कि सच्ची लगन और एकजुटता से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। आज गांव के लोग उन्हें सम्मान से याद करते हैं और उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। गर्म हवाओं के बीच संघर्ष और सफलता की यह कहानी एक मिसाल बन चुकी थी। मोहन, रवि और सुरेश ने साबित कर दिया कि परिवर्तन लाने के लिए केवल हिम्मत और संकल्प की जरूरत होती है। अगर कहानी अच्छी लगे मेरे दोस्तों तो लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। और भी अच्छी मजेदार कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल मोमदड हिंदी को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक दूध वाला रहता था। वह अपने लालची स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसके पास एक गाय थी जो पूरे गांव में सबसे स्वादिष्ट और अधिक मात्रा में दूध देती थी। हर सुबह वह दूध निकालता और गांव के लोगों तक पहुंचाता था। एक दिन रवि को यह एहसास हुआ कि गांव वालों को उसके गाय का दूध बहुत पसंद आ रहा है। इस बात से उसे बहुत खुशी होती है और उसके लालची दिमाग में एक उपाय आता है। वह सोचता है कि अगर मैं दूध में पानी मिला दूं तो मैं अपना मुनाफा बढ़ा सकता हूं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उस दिन के बाद से रवि गांव वालों को दूध पहुंचाने से पहले उसमें पानी मिला देता था। उसे लगने लगा था कि वह बहुत चालाक हो गया है और उसके इस काम के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। फिर भी गांव वालों को दूध के स्वाद में बदलाव नजर आता है, क्योंकि उसका स्वाद अब पहले जैसा नहीं था। जल्द ही
रवि के दूध में पानी मिलाने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। लोग शिकायत करने लगते हैं और उसके दूध का बहिष्कार करते हैं। लोगों को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने जिस पर भरोसा किया उसी ने उनके साथ धोखा किया है। रवि के गलत काम की वजह से उसका धंधा नीचे गिरने लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी गांव वालों की नजर में जो इज्जत थी वह खत्म हो चुकी थी। गांव वाले अब उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे और उसका दूध लेने से मना करने लगे। अपने के पर शर्मिंदा होकर रवि ने फैसला किया कि वह अपने काम करने के तरीके बदलेगा। उसने कसम खा ली कि वह एक ईमानदार व्यापारी बनेगा और गांव वालों का भरोसा वापस जीतेगा। रवि ने फिर से गांव वालों को शुद्ध और बिना मिलावट के दूध देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव वालों को रवि के काम करने के तरीके में बदलाव नजर आया और उसकी तारीफ करने लगे। उन्होंने उसे माफ कर दिया और फिर से उससे दूध लेना शुरू कर दिया। रवि ने ईमानदारी के महत्व और लालच के परिणामों के बारे में एक जरूरी सबक सीखा। उस दिन के बाद से रवि एक ईमानदार दूध वाले के नाम से जाना जाने लगा। उसे उसकी खोई हुई इज्जत और गांव वालों का भरोसा वापस मिल गया। उसका धंधा फिर से चलने लगा। उसे समझ आ गया कि असली सफलता ईमानदार होने और ईमानदारी से दूसरों की सेवा करने से आती है। लालच से अस्थायी लाभ हो सकता है, लेकिन यह अंततः भरोसे को खत्म कर देता है। हालांकि ईमानदारी और निष्ठा लंबे समय तक चलने वाली सफलता और सम्मान की कुंजी है। एक समय की बात है, एक गांव में राजू नाम का लड़का रहता था। वह अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन दवाई खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वह अपने चाचा के पास मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसके चाचा उसकी कोई मदद नहीं करते। वह बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसके चाचा उसकी एक भी नहीं सुनते। वह बहुत परेशान हो जाता है और एक बेड के पास जाके बैठ जाता है। जब वह बैठकर रो रहा होता है, तभी उसके पास वन देवी आती है। वह उससे पूछती है कि क्यों रो रहे हो। राजू बोलता है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अगर उसके लिए दवाई नहीं लेकर गया तो वह मर जाएगी। वह राजू को एक जादुई चप्पल देती है और कहती है कि इसे पहनकर कूदने से तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा। पर याद रखना, एक बार में एक से अधिक सिक्का मत निकालना, क्योंकि हर बार कूदने के साथ साथ तुम छोटे होते जाओगे। उसके बाद एक दिन पूरा आराम करने के बाद फिर से पहले जैसे हो जाओगे। पर अगर एक से ज्यादा बार कूदे तो तुम एक मच्छर की तरह छोटे हो जाओगे। राजू चप्पल पहनकर एक बार कूदता है और उसे एक सोने का सिक्का मिल जाता है। यह देखकर राजू बहुत खुश हो जाता है। वह तुरंत अपनी माँ के लिए दवाई लेता है और कुछ फल खरीदता है। यह बात उसके चाचा को पता लगती है और उसके मन में भी लालच आ जाता है। उनके मन में चप्पल को हथियाने का ख्याल आता है। वो राजू से कहते हैं कि यह चप्पल तो मुझे बेच दो। राजू कहता है कि मैं ये नहीं बेच सकता, क्योंकि ये मुझे वनदेवी ने उपहार में दिया है। चाचा जी उससे एक दिन के लिए चप्पल को उधार में मांगते हैं। राजू जब उन्हें समझाता है कि इसे एक बार से ज्यादा उपयोग नहीं करना, नहीं तो छोटे हो जाओगे, लेकिन चाचा जी उसकी बात नहीं सुनते और वह उसे ले जाते हैं। घर जाने के बाद वह बार बार कूदने लगते हैं, जिससे कि बहुत सारे सोने के सिक्के इकट्ठे हो जाते हैं। वह लालच में इतने अंधे हो गए थे कि उनको पता ही नहीं चला कि वह छोटे होते जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनको ध्यान आता है कि सिक्के बहुत बढ़े नजर आ रहे हैं। फिर वह घर से बाहर निकलकर देखते हैं तो सारी चीजें बहुत बड़ी दिखाई दे रही होती है। फिर अचानक उनके सामने एक मेढक आ जाता है और उन्हें खा जाता है। जब राजू उनके घर जाता है और देखता है कि उनके घर में बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हुए हैं, राजू समझ जाता है कि चाचा जी मच्छर की तरह छोटे हो गए हैं। उसी समय वनदेवी प्रकट होती है और कहती है कि चाचा जी को मेंढक ने खा लिया। अब ये सोने के सिक्के तुम्हारे हैं। वनदेवी उसे सीख देती है कि हमेशा सच्चाई की राह पर चलना और जीवन में कभी लालच नहीं करना। राजू अपना सिर हिलाता है और कहता है, मैं ऐसा ही करूंगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों,
हमें अपने जीवन में कभी लालच नहीं करनी चाहिए और जितना हमारे पास है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता एक किसान थे और मां घरेलू महिला। रामू अपने माता पिता की इकलौती संतान था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसके माता पिता ने उसे हमेशा अच्छाई और सच्चाई का पाठ पढ़ाया था। एक दिन रामू स्कूल से घर लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बटुआ पड़ा हुआ मिला। उसने बटुए को उठाया और देखा कि उसमें काफी सारे पैसे थे। रामू ने सोचा, यह पैसे तो किसी के बहुत काम आ सकते हैं। मुझे इसे उसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए। उसने बटुए में रखे पते को देखा और उस दिशा में चल पड़ा। वह पता गांव के एक धनी व्यापारी का था। रामू ने उनके घर जाकर दरवाजा खटखटाया। व्यापारी ने दरवाजा खोला और रामू को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। रामू ने विनम्रता से बटुआ उन्हें वापस कर दिया। व्यापारी ने बटुआ खोलकर देखा और पाया कि सभी पैसे सुरक्षित थे। वह रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। व्यापारी ने रामू से पूछा, तुम्हें पता था कि इस बटुए में इतने सारे पैसे हैं, फिर भी तुमने इसे वापस कर दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? रामू ने जवाब दिया, सर, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। यह पैसा मेरा नहीं है, इसलिए मैं इसे आप तक वापस लाया। व्यापारी रामू की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे इनाम के रूप में कुछ पैसे दिए। उन्होंने रामू के माता पिता से भी मुलाकात की और उनकी परवरिश की प्रशंसा की। रामू ने उन पैसों से अपनी पढ़ाई पूरी की और बड़ा होकर एक सफल व्यक्ति बना। उसने समाज में ईमानदारी और अच्छाई का महत्व समझाया और सभी को प्रेरित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी हमेशा फल देती है और अच्छाई का मार्ग हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। रामू की कहानी आज भी गांव में एक मिसाल के रूप में सुनाई जाती है। एक और कहानी सुनिए मेरे दोस्तों। एक गांव में एक किसान था जिसके पास एक गधा था। गधे का नाम था आलसी। आलसी अपने नाम के अनुरूप ही बहुत आलसी था। वह हमेशा काम से बचने की कोशिश करता और दिन भर सुस्ताता रहता। किसान आलसी को खेतों में काम करने के लिए ले जाता, लेकिन आलसी हमेशा काम से जी चुराता। एक दिन किसान ने आलसी को बहुत सारा सामान लादकर बाजार ले जाने के लिए कहा। आलसी ने सोचा कि अगर वह गिर पड़ेगा तो किसान उसे काम से छुट्टी दे देगा। जैसे ही वे बाजार के रास्ते में थे, आलसी जानबूझकर गिर पड़ा और सारा सामान बिखर गया। किसान बहुत परेशान हुआ और उसे सामान फिर से लादना पड़ा। इस बार किसान ने आलसी पर और भी ज्यादा सामान लाद दिया। आलसी को तब एहसास हुआ कि उसकी आलस्य की वजह से उसका काम और भी बढ़ गया है। उसने समझा कि काम से बचने की कोशिश में उसे और अधिक परिश्रम करना पड़ा। उस दिन के बाद आलसी ने कभी भी काम से जी नहीं चुराया और हमेशा मेहनत से अपना काम किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आलस्य करने से काम कभी कम नहीं होता, बल्कि बढ़ जाता है। मेहनत और परिश्रम से ही सफलता मिलती है। आलसी गधे की कहानी आज भी गांव में लोगों को मेहनत करने की प्रेरणा देती है। एक और कहानी सुनिए मेरे दोस्तों। एक गांव में एक बुद्धिमान बकरी रहती थी जिसका नाम था गौरी। गौरी अपने तेज दिमाग और समझदारी के लिए जानी जाती थी। वह अक्सर गांव के बच्चों के साथ खेलती और उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता से प्रभावित करती। एक दिन एक भूखा भेड़िया गांव के पास आया। उसने गौरी को देखा और उसे खाने की सोची। भेड़िया गौरी के पास पहुंचा और उसे खाने के लिए दौड़ा, लेकिन गौरी बहुत चतुर थी। गौरी ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने भेड़िए से कहा, मैं जानती हूं कि तुम मुझे खाना चाहते हो, लेकिन मैंने सुना है कि जंगल के दूसरी तरफ बहुत सारे बकरियां हैं। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें वहां तक ले चलूंगी। भेड़िया गौरी की बातों में आ गया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। गौरी ने भेड़िए को जंगल के एक गहरे कुएं के पास ले जाया। वहां पहुंचकर गौरी ने कहा, देखो, वहां पर बहुत सारी बकरियां हैं। भेड़िया ने जब कुएं में झांका तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि वह बकरियां हैं और कुएं में कूद पड़ा। इस तरह गौरी ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल खुद को बचाया, बल्कि गांव की अन्य बकरियों को भी भेड़िए से बचा लिया। गांव वाले गौरी की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे
और गौरी गांव में एक नायक के रूप में जानी जाने लगी। एक और कहानी सुनिए मेरे दोस्तों। एक घने जंगल में एक हिरण और सूअर बहुत अच्छे दोस्त थे। हिरण का नाम था चंचल और सूअर का नाम था बुद्धू। चंचल अपनी तेजी और सुंदरता के लिए जाना जाता था, जबकि बुद्ध अपनी चतुराई के लिए। वे दोनों रोज जंगल में खेलते और एक दूसरे का साथ बहुत एंजॉय करते। एक दिन जब वे खेल रहे थे, एक शिकारी ने चंचल को देखा और उसे पकड़ने की सोची। शिकारी ने चुपके से चंचल के पास जाल बिछाया और उसे पकड़ लिया। चंचल जाल में फंस गया और बहुत डर गया। उसने बुद्ध को मदद के लिए पुकारा। बुद्धू ने देखा कि चंचल मुसीबत में बुझाते हैं और उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह शिकारी के पास गया और उसे दूसरी दिशा में भटकाने लगा। बुद्धू ने शिकारी को दूर एक और हिरण के होने का झूठा विश्वास दिलाया। शिकारी बुद्ध के झांसे में आ गया और उस दिशा में चला गया। इस बीच बुद्ध ने चंचल को जाल से मुक्त कर दिया। जब शिकारी वापस आया तो उसने देखा कि चंचल जाल से गायब था। वह बहुत गुस्से में था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उधर चंचल और बुद्धू जंगल की गहराई में भाग गए और सुरक्षित थे। इस घटना के बाद चंचल और बुद्ध की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। चंचल ने बुद्ध की चतुराई और साहस की बहुत प्रशंसा की। बुद्धू ने चंचल से कहा, दोस्ती में सबसे बड़ी बात एक दूसरे की मदद करना है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय में आपका साथ नहीं छोड़ता और हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। चंचल और बुद्ध की कहानी। आज भी जंगल में सच छा जाए चाहिए